हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर थोड़ा निगाह डालते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो कि भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। जीएस की पाठशाला बाय अनुराग सर, इसके माध्यम से हम इसको देखेंगे और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरी तरह देखें और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपके लिए 100% लाभदायक वीडियो होगा। आपके एग्ज़ाम में आपको आगे ले जाने में, आप अपने कंपटीटर्स से आगे जाने में आपको पक्का सहायक ये साबित होगा, निश्चित तौर पे सहायक साबित होगा। पूरे वीडियो को देखें। यदि लास्ट में आपको समझ आए, पसंद आए वीडियो और आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कितना अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आज का, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे प्रश्न को रखा है क्योंकि सारे लोग इसका उत्तर नहीं जानते, इसलिए आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1 का डी। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि तमिलनाडु से थे। ठीक है, तमिलनाडु से। तमिलनाडु का मतलब होता है, नाडु मीन्स होता है गांव और तमिल मीन्स होता है तमिल। तमिल लोगों का गांव को तमिलनाडु बोलते हैं, तमिल लोगों से संबंधित क्षेत्र को तमिलनाडु बोलते हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है? यानी जो भारत गणराज्य है, इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया रिपब्लिक, उसके गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है? प्रत्यक्ष रूप से? नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से? यस। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण मत द्वारा? नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण मत द्वारा? यस। इसका आंसर हो जाएगा डी। अप्रत्यक्ष रूप से तो होता है, लेकिन ये यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि अप्रत्यक्ष रूप से होने के साथ साथ एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है। अर्थात राज्य जो अपना वोट देते हैं, उनका अपना, हर राज्य का अपना जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग उसका मत प्रतिशत होता है। इस आधार पे अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी। अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन, जो भारत के राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार है, उसके प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने सदस्यों द्वारा किया जाना अनिवार्य है या आवश्यक है? कितने सदस्यों द्वारा उसका समर्थन, उसके प्रस्ताव का समर्थन किया जाना कितने सदस्यों द्वारा अनिवार्य है या आवश्यक है? 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 30 निर्वाचकों द्वारा या फिर 50 निर्वाचकों द्वारा? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 प्रस्ताव समर्थक होने चाहिए, उसके प्रस्ताव के अनुसमर्थक होने चाहिए 50 निर्वाचक सदस्य। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न। तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन होता है? जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं कौन? जल सेना, थल सेना और वायुसेना। वायुसेना यानी इंडियन नेवी, इंडियन एयर आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। तो इसके तीनों के जो कमांडर होते हैं, चीफ कमांडर इन चीफ कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है राष्ट्रपति। अर्थात तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब अभी हाल ही में एक पद बनाया गया, नया पद, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। तो इसके जो चीफ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विपिन रावत। विपिन रावत उत्तराखंड से संबंधित हैं, उत्तराखंड राज्य के हैं। और इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने से पहले ये भारत के थल सेना प्रमुख थे। ठीक है, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शब्द है या ये पद है, ये बनाए गए हैं तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, समन्वय बढ़ाने के लिए और तीनों एकजुट होकर काम कर पाएं, उसके लिए एक पद क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब इस्टेब्लिश किया गया, इसके और विशेषताओं को कमेंट करके आप लोग बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं लोग, उतने लोग आप लोग लाइक कर दें
और यदि आपको पसंद आ रहा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति, जस्ट 1 मिनट, फ्रेंड्स। ओके, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेता है। यानी ऐसे कौन, निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण, यानी चुनाव में तो भाग लेता है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, परंतु उसके महाभियोग में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। महाभियोग जो लगाया जाता है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, लोकसभा दोनों में भाग लेता है, राज्यसभा भी दोनों में भाग लेता है। राज्य की विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य विधानसभाएं। तो आपको मैं बता दूं कि जो महाभियोग है वो जो लागू किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लागू किया जाता है, बताइए आप लोग। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें जो लोकसभा या राज्यसभाओं या राज्य विधानसभाओं में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आई कि कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि महाभियोग से संबंधित जो बात है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो अनुच्छेद 61 में उसके बारे में सारी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि कैसे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। तो आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है। और महाभियोग में क्या होता है कि महाभियोग लाने से पहले, प्रस्ताव को लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी होता है, 14 दिन पूर्व। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या करनी होती है कि 14 दिन पूर्व सूचना देने से ये होता है कि राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए वो अपना पक्ष रख सकते हैं और वो अपना पक्ष स्वयं या फिर अपने अधिकारियों के माध्यम से रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे चलता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा या लोकसभा किसी में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो प्रस्ताव लाएगा वो जब इससे पास हो जाएगा, जिस भी सदन में प्रस्ताव आएगा, तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और जांच के बाद जब दोनों सदन उस पर सहमत होंगे तब फिर ये महाभियोग लागू किया जाएगा। ठीक है, महाभियोग लागू होते ही, सदन से पारित होते ही दोनों सदनों से राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होता है। तो 5वें प्रश्न की जगह 6वां प्रश्न अब देख लेते हैं। कोई जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, सीएम है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता यदि वह है, यानी देखिए वो राज्य विधानसभा का सदस्य है, तब तो कर लेगा। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या क्या है। ए, विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि विधान परिषद के निर्वाचित हों या मनोनीत, ये लोग भाग लेते ही नहीं हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी वो उसमें आंसर ये नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कैसे, क्यों नहीं होगा। ये तो मैंने आपको ये बताया कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब इसका आंसर ये है कि कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान में भाग नहीं कर सकता यदि वह है, क्या है, विधान परिषद का सदस्य है, तो भाग नहीं ले सकता, क्योंकि विधान परिषद का राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई लेना देना ही नहीं है। भाग लेता है तो विधानसभा के सदस्य लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद के लेते ही नहीं। इसलिए यदि मुख्यमंत्री जो है वो विधान परिषद से निर्वाचित होकर आया है तो भाग नहीं लेगा। 7वां प्रश्न मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब 7वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? भारतीय गणराज्य का, जो हमारा इंडियन रिपब्लिक है, इंडियन रिपब्लिक,
इंडियन रिपब्लिक जो है हमारा, उसका जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन है? इंडियन रिपब्लिक का वास्तविक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या राज्यपाल होता है? तो इंडियन रिपब्लिक का जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि नाम मात्र का जो प्रमुख है या रबड़ स्टाम्प के रूप में जो काम करता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी जो प्रमुख है वो होता है राष्ट्रपति। कार्यकारी में एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, क्योंकि अनुच्छेद जो अपना है 53 उसमें कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन इसमें जो आंसर है कि वास्तविक प्रमुख कौन है, वो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका निपटारा कौन करेगा? भारत का उच्च न्यायालय, भारत का कोई भी न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या फिर संसद। तो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका एकमात्र अधिकार, उसमें सुधार करने या उसमें निपटारा देने का एकमात्र अधिकार जो है वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई हैं? पुनः निर्वाचन यानी दोबारा, एक बार वो राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं, दोबारा यदि चुनाव लड़ते हैं तो इसके लिए किस में अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 52 में, 53 में, 57 में, या फिर 58 में। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन आपको मैं और भी चीज़ें बता दूं, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में मैंने कल भी आपको बताया था कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी चीज़, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बात अनुच्छेद 53 में की गई। और अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया ये भी मैं आपको बता दूं। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, उनके बारे में जो बातें कही गई हैं वो इसमें है अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएं चाहिए, योग्यताएं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं 10वां। भारत की राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के जो राष्ट्रपति है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। नंबर 1 उपराष्ट्रपति द्वारा, नंबर बी प्रधानमंत्री द्वारा तथा मंत्रिपरिषद द्वारा, नंबर सी केवल लोकसभा द्वारा, या नंबर डी संसद द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संसद द्वारा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से इसको अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगला 11वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। महाभियोग का जो आरोप है लगाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी भी सदन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि आरोप किसी में भी लगे, उसकी जांच दूसरा सदन करेगा और फिर फाइनली महाभियोग लागू हो जाएगा दोनों से पारित होने के बाद। वैसे अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, मतलब पारित नहीं हुआ है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, या डी, बी और सी दोनों। तो आपको पता है कि जो भी संविधान में लिखा होगा वो सारी संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है,
इसके अलावा ये चीज़ एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के साथ साथ अर्धन्यायिक प्रकृति की प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं अब। भारत भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? जो भारत भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनका चांसलर कौन होता है? उस राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वाइस चांसलर या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो भारत भर के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, इसके बाद हो गया जो JNU हो गया, इसके अलावा और भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ये जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं ये सारे के सारे के चांसलर जो होते हैं वो एक ही होते हैं, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, वो राष्ट्रपति वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं, वाइस चांसलर। ठीक, सॉरी वाइस, VICE वाइस मीन्स उप, जबकि VOICE वाइस मीन्स आवाज़ होती है। ठीक है, तो आपको मैं और इसमें एक दो चीज़ें बता दूं कि जो राज्य उस राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो राज्य जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके वो चांसलर होते हैं, जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनके चांसलर होते हैं वो। अगला 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति का एक अधिकारी मात्र होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कार्यों का संचालन उसके माध्यम से करते हैं। अगला देखते हैं, 15वां प्रश्न है, लोकसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर लोकसभा नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए संसद। क्या होना चाहिए? संसद। तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संसद का संयुक्त सत्र जो होता है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राज्य के उपसभापति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लेकिन संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। याद रखना, अनुच्छेद 108 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, जिन्हें भी आप चाहते हैं कि उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी ये समझ आए, उनको भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो भी आपके दोस्त हैं, उनको एग्ज़ाम में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो उनको ये वीडियो आप लोग शेयर करें। अगला 16वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को किस परिस्थिति में भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा को किस परिस्थिति में भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के कहने पर, अपने स्वयं के विवेक पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। आप लोग बताइए इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं होता है कि केवल प्रधानमंत्री कह देगा तो संसद भंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लोकसभा भंग हो जाएगी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो अनुशंसा करे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा करे तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करने का प्रावधान है? अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही इस प्रश्न को बताया है। आप लोग इसका उत्तर, मुझे अच्छे से पता है, आप लोग दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इसका कमेंट में आंसर करें कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता मैंने ऊपर बताया है, तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में, किसमें? 108 में। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है। संसद का अंग नहीं है, कौन नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा नहीं है या राज्यसभा नहीं है।
तो आपको मैं बता दूं कि संसद के 3 अंग हैं टोटल। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन नहीं है संसद का अंग? संसद का अंग नहीं है, उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। तो है कौन कौन? संसद के अंग 3 होते हैं, 3 संसद के अंग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो ये 3 अंग होते हैं संसद के। तो 3 चीजें हो गई। और आपको मैंने एक दो बार पहले एक क्वेश्चन लाया था मैं कि राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं। राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 4 अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं बताइएगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति ने अभी जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह था, कौन सा था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, भारतीय रेलवे संशोधन अधिनियम संशोधन विधेयक, या भारतीय परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, या फिर भारतीय सिविल सेवा संशोधन विधेयक। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए कि भारतीय संशोधन, कौन से संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने अपने वीटो का प्रयोग किया है। तो इस चीज का आप लोग जवाब दे पाएंगे क्या? आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए अगर आप लोग दे सकते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, वो हो जाएगा आंसर ए, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारतीय कौन सा? डाकघर संशोधन अधिनियम आया था, उसको ही राष्ट्रपति ने अब तक क्या किया है? वीटो का प्रयोग करके उसको अपने सहमति नहीं दी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और अगला देख लेते हैं। यस, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आया था 1986 में आया था ये मामला, और उस समय राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे राष्ट्रपति? जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया था। और राजीव गांधी सरकार थी उस समय, और राजीव गांधी सरकार ने क्या किया? राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक था, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाए, और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई थी। इसी कारण उन्होंने इसको दोबारा इन्होंने इसको वीटो कर दिया और पास ही नहीं किया, साइन नहीं किया इस पर। तो अगला 20वां प्रश्न देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर अपनी सहमति देते हैं? राष्ट्रपति कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस पे राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित कोई जो बिल होता है, विधेयक होता है, उस पर अपनी सहमत देकर उसको कानून का रूप देते हैं? किस में? अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, 112 में, या 113 में? तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल या विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं, और स्वीकृति देने के साथ वो बिल या विधेयक गजट में प्रकाशित होता है, भारतीय गजट में, और गजट में प्रकाशित होते ही वो कानून बन जाता है। ठीक है, कानून बन जाता है। समझ आया आपको? मैं और भी चीज़ें इसमें जो है अनुच्छेद 11 में ये बात कही गई है, और भी चीज़ें आपको बता दूं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा बजट है, बजट, उसका वर्णन किया गया है इसमें, लेकिन बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। उसके लिए कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी उसके लिए कहा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए शब्द यूज किया गया है। बजट शब्द का यूज ही नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि किस शब्द का, 4-5 चीज़ें दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो अनुच्छेद 13 है वो क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13 भी कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहा है। अनुच्छेद 13 भी कह रहा है कि संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, यानी प्रोसीड्यूर
यानी प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, यानी जो एस्टिमेट्स हैं प्राक्कलन, उनके संबंध में प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है 13 अनुच्छेद 113 में। अब आपको बता दो कि 112 में जहां केंद्र के जो बजट है उसकी बात की गई है, वहीं पर 202 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 202, उसमें कहा गया है किसके बारे में, राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा राज्य का, 202 में अनुच्छेद 202 में जो राज्य का बजट होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। बजट, BUDGE, बजट, उसका वर्णन किया गया है। 21वां प्रश्न देखते हैं अब। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? जो अध्यादेश भारत की सरकार जारी करती है वो किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गए हैं? तो वो प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 123 द्वारा। आपको मैं बता दूं कि अध्यादेश के बारे में लिखा है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कोई अध्यादेश तब जारी किया जाएगा, आपको मैं बता दूं इसकी प्रक्रिया, कोई अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि इस पर कानून बनाना, कि कोई आकस्मिक मुद्दा आ गया है और उस पर कानून बनाना अति आवश्यक है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश, और अध्यादेश की वही जो उसका प्रभाव होगा, वही शक्तियां होंगी जो कोई संसद से कानून बनता है उसी हिसाब से होगा। अब अध्यादेश जो जारी हो गया है उसको कानून का रूप देने के लिए हमको क्या करना होगा? उसको कानून का रूप देने के लिए संसद की जब बैठक हो, दोनों सदनों में जो बैठक हो, उस सदन में 6 सप्ताह के अंदर इस विधेयक को पास करवाना होता है, रखना होता है। ठीक है, इस विधेयक को रखना होता है और पास करवाना होता है, नहीं तो 6 महीना बीतने के साथ ही यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर हम 6 महीने तक इस पर कोई काम नहीं करते हैं, संसद के उसमें 6 सप्ताह तक नहीं रखते हैं, उस पर पास नहीं करवाते हैं, तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यदि ये समाप्त हो जाता है बिना पास किए, तो इस दौरान जो किए गए काम होते हैं अध्यादेश के माध्यम से वो सब लीगल होते हैं, वैध होते हैं, यानी कि उसमें उस समय पास नहीं किया गया तो उसके काम अवैध हो जाएंगे, लीगल रहते हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का वर्णन राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से, किससे? राष्ट्रपति कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कई बार राष्ट्रपति सलाह भी लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सलाह भी लेते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145 या 150 किस अनुच्छेद में किया गया है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से वो कर परामर्श की शक्ति? आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति है। ठीक है, परामर्श की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कुछ मांग सकते हैं वो, कि परामर्श किसी मुद्दे पर। अब राष्ट्रपति जो परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट, वो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो राष्ट्रपति उसको मानेगा ही मानेगा। यदि राष्ट्रपति को लगता है तो उसको मानेगा, नहीं तो कोई बात नहीं मानेगा। अगला देखते हैं, कोई अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए निकाला जा सकता है? कोई जो अध्यादेश है वो कितनी अवधि के लिए निकाला जा सकता है? 6 हफ्तों तक के लिए, 6 माह तक के लिए, या 1 वर्ष तक के लिए, या 3 वर्ष के लिए। तो कोई भी अध्यादेश जो होता है वो अधिकतम 6 माह तक के लिए निकाला जा सकता है। अभी मैंने बताया कि 6 महीने तक अगर कोई काम नहीं किया जाता तो अपने आप अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं 23वां प्रश्न। किसी विधेयक को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, या 38वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि ये वर्णन जो है ये अनुच्छेद किस में है? 44वें संविधान संशोधन में है या 42वें संविधान संशोधन में? तो ये है 44वें संविधान संशोधन 1978 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को है मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद उसी विधेयक को वापस पुनर्विचार के बाद वापस भेज देती है, संशोधन करके या संशोधन के बिना,
तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना ही पड़ेगा, अनिवार्य है ये। ठीक है, आपको मैं समझता हूँ समझ आ गई होगी ये बातें। और इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें और समझ लेना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति जो भी ऐसी चीज़ें होंगी राज्यों में जैसे राष्ट्रपति शासन वगैरह लग जाता है, उसको लेकर भी संविधान ने कई बार जो है असंतुष्टि, सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि व्यक्त की है कि जितना भी जो विधेयक हैं वो मंत्रिपरिषद के जो पुनर्विचार के बाद जो मंत्रिपरिषद भेजती है वापस, यदि उसकी भाषा वगैरह चेंज नहीं की जाती, राज्यों के विधान जो विधेयक होते हैं उसकी भाषा चेंज नहीं की जाती, बिना चेंज किए वैसे ही वापस कर दिया जाता है। तो ऐसे जो विधेयक हैं उनको जो है खारिज कर देना चाहिए, उनकी मान्यता नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक समय पर। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी देखते हैं पहले 24वां प्रश्न, फिर देखेंगे उसको, अगर लगेगा तो देखेंगे। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है, यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य होंगे। देखिए वही चीज़ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अध्यादेश द्वारा किए गए कार्य क्या होंगे, मैंने अभी आपको बताया वो लीगल काम होंगे, वैध काम होंगे, उसके द्वारा किए गए काम अवैध नहीं होंगे। भले वो पारित नहीं कराया जा सका, लेकिन वो जो 6 महीने उसने काम किया वो सभी कार्य वैध होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अवैध व अप्रभावी, वैध व प्रभावी, वैध व अप्रभावी या अवैध व प्रभावी। तो अध्यादेश द्वारा किए गए सारे के सारे काम वैध व प्रभावी होते हैं। ठीक है, अगला 25वां प्रश्न देख लेते हैं, और आई थिंक आज का अंतिम प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनडे के लिए तो एकदम मस्ट है कि बार बार आता है प्रश्न कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या वित्त सचिव? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी, 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। और वित्त आयोग काम क्या करता है? वित्त आयोग काम करता है कि जो केंद्रीय कर जो हैं, जो पैसे इकट्ठा होते हैं, उसमें राज्यों को किस आधार पर और कितना पैसा उनको दिया जाए, ये चीज़ों का निर्धारण वित्त आयोग ही करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में। आपको मैं बता दूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अनुच्छेद 108 की बात की थी, जिसमें संयुक्त अधिवेशन की बात है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, और 280 में है वित्त आयोग का प्रावधान। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारियाँ मिल सकें। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।